हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5.21 से लेकर 5.23 तक का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में रहेगा और ये वीडियो भी लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। आई होप आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने प्रैक्टिस भी खुद से किया होगा। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर बनेगा। खाली वीडियो देख के सोचेंगे कि बन जाए तो नहीं बनेगा। ठीक है, प्लीज़ प्रैक्टिस। तो चलिए बिना देरी किए चालू करते हैं अपने इस वीडियो को और क्वेश्चंस बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारे इस वीडियो का है। ए स्टोन ऑफ मास 0.25 kg टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज वेल्ड राउंड इन a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane। तो बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग है यहाँ पास में और स्ट्रिंग पे एक स्टोन को टाइट करके ऐसे गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है इस पे एक टेंशन जनरेट होगा, देखिए अंदर की तरफ इस टाइप से। तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? तो सबसे पहला चीज हमको ये टी पूछ लिया है यहाँ पास में कि ये टी आपका कितना होगा। ठीक है, सेकंड चीज क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विच द स्टोन कैन बी व्हील्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथ स्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। और अगर ये टी हमको गिवन दे दे, टी मैक्स अगर दे दिया हमको 200 न्यूटन का, तो जो v वेलोसिटी जितनी स्पीड से ये घूम रहा है वो कितना निकल के आएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा। तो टी मैक्स का मतलब कि मैक्सिमम टेंशन है, इसके ऊपर अगर इसकी स्पीड गई इसका मतलब है कि ये वायर जो है, स्ट्रिंग है, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये इसमें जो मैक्सिमम टेंशन जनरेट हुआ है उस टाइम पे इस स्टोन की जो स्पीड है वो कितनी होने वाली है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले आपको। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहला मास दिया गया है 0.25 kg। उसके बाद रेडियस दे दिया गया है आपका 1.5 मीटर। उसके बाद स्पीड दे दिया गया है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो ये मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, 40/60 कर लीजिए रेवोल्यूशन पर सेकंड। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा, 2 3 जा, तो आंसर आएगा 2/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ओके है, ठीक है। अब पूछा क्या था, टेंशन। तो टी टेंशन के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। टेंशन जो यहाँ पास में देखिए यहाँ पास बन रहा है, ये एक्चुअल में एक टाइप का फोर्स है। ठीक है, और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उसके लिए हमको क्या क्या गिवन दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पास में। ठीक है, तो नॉर्मली तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो यहाँ पास में दिया नहीं है, पर हमारे पास में ए का एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पास में, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखिए आर हमको गिवन दिया गया है और ओमेगा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ओमेगा होता है आपका 2 पाई एफ। एफ मतलब कि न्यू फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई तो दिया है और फ्रीक्वेंसी भी हमको ये दे दिया। देखिए ये जो स्पीड देख रहे हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है यही आपकी फ्रीक्वेंसी, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। पर सेकंड में कितने बार रिवॉल्व होगा वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ यहाँ पास में, एंड दिस इज अवर ओमेगा। तो हमें ए निकल जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका टेंशन निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आएगा एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। देखिए सारे फॉर्मूले एक दूसरे से ही रिलेटेड होते हैं, बस आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं बनती हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डेरिवेशंस भी बनाया है, तो आप इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें डेरिवेशंस को भी देख सकते हैं कि ये डेरिवेशंस कैसे बनाए जाते हैं, मतलब ये फॉर्मूले कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। ठीक है, अब बस इसकी वैल्यूज को पुट करना है हमको। तो मास है आपका 0.25 kg, आर है 1.5, और ओमेगा आपका दे दिया है 2 × 22/7 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पास में एक और चीज दिक्कत आती है लोगों को, बच्चे को खासकर दिक्कत आता है कि कैलकुलेशंस बहुत हार्ड हो जाते हैं। इसको भी आपको करना आना चाहिए। देखिए तो इसको लिख लीजिए 25.25, ये 1.5, और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो ये आएगा 4, और 22 को भी आप 2 बार कर लीजिए यहाँ पास में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जनरली लोगों को उतना दिक्कत नहीं आता है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है लोगों को, बच्चे को मतलब डिवाइड में। ठीक है, तो
ये चीज़ें आपको बननी चाहिए, डिवाइड वाला चीज़ जो आपका है। तो अगर इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2904 डिवाइड बाई 441। इसका कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखा था। मल्टीप्लाई जनरली बच्चे कर ही लेते हैं, मैं आपको डिवाइड बता रहा हूँ, ट्रिकी पार्ट इसका कैसे किया जाता है। ये छोटा है तो आपको उतना मैं आसानी से बता दूंगा, बड़ा भी बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए कैसे करना है। मान लीजिए कि ये 440 का सीरीज़ है और ये इसको डिवाइड करना है इसके साथ। तो इसके लिए इजी पार्ट बताता हूँ। मान लीजिए कि ये पार्ट नहीं है और ये पार्ट भी यहाँ पास में नहीं है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये 290 है और ये 44 है। अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ कि ये 40 है, ठीक है, और 40 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 290 को मुझे लेके आना है, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ मान लीजिए, तो 6 4 जो 24 होता है, तो ये 240 आएगा यहाँ पास में, और ये 290 है तो अभी भी ये छोटा है। और अगर 40 को मैं 7 से करता हूँ तो 280 आएगा, जो अभी भी छोटा है, पर यहाँ 40 भी तो है, इसको मत भूलिएगा ये 4 को। तो 4 7 जो 28 होता है, तो 28 को अगर यहाँ पर सम करूँगा तो ये 290 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर ये वैल्यू जो है निकल के आएगी, ये वैल्यू बड़ी नहीं होनी चीज़ से, ठीक है। तो मेरा पहला जो वैल्यू निकल के आया 6 आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू आ गई मेरी 6, और इसी तरीके से आपको आगे भी सॉल्व करना है, ठीक है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से बनेगा। तो ये आएगा 6.58 न्यूटन, ठीक है। बाकी पॉइंट्स भी आप खुद से करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये ट्रिक को बताया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी जो भी आपकी वैल्यू आएगी 6 से मल्टीप्लाई करिए इसको पूरे को, और माइनस करके जो वैल्यू आएगा फिर से यही ट्रिक आजमाइए, बार बार यही ट्रिक आजमाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो टेंशन हमारा निकल गया यहाँ पास में। अब नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, टी इक्वल टू आएगा mv² r। क्योंकि देखिए सर्कल के फॉर्म में घूम रहा है, तो कोई भी चीज़ जब सर्कल के फॉर्म में घूमता है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, और वही टेंशन के आपके बराबर है यहाँ पास में, ठीक है। तो इसमें हमको ये v की जरूरत पड़ने वाली है। तो v कितना आएगा, t इंटू आर अपॉन एम, वो भी अंडर रूट में। वैल्यूज को पुट करिए, तो t हमको दे दिया है ये 200 न्यूटन, तो 200, और r हमको दे दिया है यहाँ पास में 1.5, और m तो दिया ही हुआ है 0.25। ये कैलकुलेशन भी बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। 200 है, ठीक है, तो 200 इंटू 15 है, तो इसके नीचे आप 10 लिख दीजिए, और 25 नीचे है तो ऊपर ले जाइए 100। कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 25 बन जाए, और ये आपका 8 से जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 8, मतलब कि 4 इंटू 2, और यह आएगा 5 इंटू 3, और यह आएगा 5 इंटू 2। तो जिसमें से ये 4 निकलेगा बाहर अगर, तो क्या निकल के आएगा 2, और ये 2 और ये 2 भी निकलेगा, तो ये भी 2 बाहर निकल गया, और ये 5 और ये 5 भी बाहर निकल गया, और अंदर बचेगा 3। तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 जब 4 और 4 5 20√3 आएगा आपका आंसर, और मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आएगा 34.64। बहुत ही सिंपल तरीके से √3 का वैल्यू होता है 1.732। जनरली जो मैथ्स बनाते हैं उनको 2-4 वैल्यू तो याद ही रहते हैं, जैसे √2 का वैल्यू होता है 1.414, √3 का वैल्यू होता है 1.732। ऐसे कुछ कैलकुलेशंस मैथ्स वालों को जनरली याद रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, बच्चे लोग को मैक्सिमम टाइम यहीं पास में लगता है, और उनका टाइम वेस्ट भी यही होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, और उतनी जल्दी आपका कैलकुलेशन बनेगा, ठीक है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बच्चे लोग को टाइम का ही दिक्कत होता है, और टाइम सबसे ज़्यादा जाता है आपका न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल अगर समझ में भी आ जाए तो कैलकुलेशन आधा टाइम खा जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने टाइम को सेव कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर में ही डिपेंडेंट है थोड़ा सा। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ इन एक्सरसाइज 5.21 द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। अब देखिए 200 न्यूटन का जो फोर्स दिया हुआ था, टेंशन जो जनरेट हुआ था, उससे अगर इंक्रीज हो जाए तो द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली। तो जो स्ट्रिंग मैंने बताया था वाला, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है।
अब बोला है कि जब ब्रेक होगा तो कुछ कंडीशंस दिया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर ब्रेक, स्ट्रिंग ब्रेक। अगर स्ट्रिंग ऐसे गोल घूम रहा है और ये स्ट्रिंग अगर ब्रेक हो जाए तो ये स्टोन जाएगा कहाँ, इसके लिए 3 कंडीशन दिया गया। सबसे पहला, द स्टोन मूव रेडियली आउटवर्ड, क्या स्टोन इधर आउटवर्ड की तरफ जाएगा। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक, क्या स्ट्रिंग ऐसे जाएगा टेंजेंशियली। द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट, या टेंजेंट से कुछ एंगल बना के ऐसे कहीं जाएगा। तो ये वाला हो गया फर्स्ट, ये वाला हो गया सेकंड, और ये वाला हो गया थर्ड। तो इसका आंसर है सेकंड वाला बी। कोई भी जब भी स्ट्रिंग ब्रेक होती है तो जो इसका टेंजेंट जिस डायरेक्शन में ये रहेगा, ये टेंजेंट बना है इसी डायरेक्शन में ये जाता है। ठीक है, इसको चाहे तो आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं कि वहीं क्यों जाएगा, मेन है कि ये जाता ही इधर है, टेंजेंट में ही जाता है। ठीक है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स हम क्या समझते हैं, नेचुरल चीज़ों को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके रीज़न। तो कोई भी चीज़ जब ब्रेक होगी, देखिए ऐसे गोल गोल जब घूम रहा है और ये ब्रेक होगा तो हमेशा ये जिस सर्कल पे घूम रहा है उसके टेंजेंट बनाएगा, और टेंजेंट की डायरेक्शन जिस साइड में भी रहने वाली है उसी डायरेक्शन में आपका स्टोन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और वैसे तो इसको चैप्टर में भी काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टोटली थियोरेटिकली है, और इसमें थियोरेटिकल लिखना उतना आसान तो नहीं है, पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाते जाऊंगा। चाहे तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं बन रहा है लिखते तो मेरे पीडीएफ नोट्स को भी देख के आप इसको जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन को समझाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ए हॉर्स कैनॉट पुल ए कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। मतलब एक हॉर्स है जो कार्ट को, जो आपका जो गाड़ी उड़ी रहता है उसको खींच नहीं सकता है एम्प्टी स्पेस में। मतलब कि अगर समझ लीजिए यहाँ पास में घोड़ा है आपका, ठीक है, तो उसके पैर जब स्पेस यहाँ पास में बीच में कुछ है ही नहीं, तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा जमीन में प्रेशर ऐसे लगाता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण ये जमीन से इसको एक्सटर्नल फोर्स मिलता है, रिपीट में एक्सटर्नल ऑपोजिट फोर्स, और इसके कारण ये घोड़ा आगे बढ़ता है और ये काट आगे बढ़ता है। अभी स्पेस में यहाँ पास में कुछ जमीन में है ही नहीं, तो यहाँ पास में जो रिएक्शन फोर्स है वो है जीरो। अगर रिएक्शन फोर्स जीरो है, मतलब ये वाला फोर्स जो लग रहा है इस पे ये जीरो है, तो ये घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ेगा। अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये क्या इसको पुल कर पाएगा, खींच पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द रीजन। आप इसको अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पैसेंजर आर ड्रॉन फॉरवर्ड फ्रॉम द सीट व्हेन ए स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। अब देखिए कोई एक बस है जो कुछ वेलोसिटी से आपका सडन मूव कर रहा है, और अचानक बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। ठीक है, अब ब्रेक लगाते टाइम पे, ब्रेक लगाने से पहले पैसेंजर जो था यहाँ पास में, उसका जो वेलोसिटी और बस का वेलोसिटी सेम है। अब ब्रेक लगाने के टाइम पे बस का जो वेलोसिटी है वो सडनली डाउन हो जाएगा, पर डाउन होने के बाद ये जो पर्सन बैठा हुआ इसकी वेलोसिटी भी सेम थी, तो इसने तो कहीं ब्रेक नहीं लगाया, तो इसकी वेलोसिटी उतनी की उतनी रहने वाली है, और जिसके कारण ये आपको आगे झटका मारेगा। झटका मारने का मतलब एक्चुअल में तो आप आगे ही मूव करने वाले हैं, पर आप सीट पे बैठे हुए हैं तो आप क्या पकड़ के रखे रहते हैं सीट को, तो जिसके कारण आपको हल्का झटका सामने की तरफ महसूस होगा। यही लिखा हुआ है, थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम ए सीट। अगर आप सीट नहीं पकड़े होंगे तो सीधा जाके कांच में जाके टकराएंगे, ऐसा भी होता है। तो अगर स्कूल बस वाले लोग में खासकर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो जो बच्चे खड़े रहते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। आपने ऐसा देखा भी होगा अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो। ठीक है, तो इसको भी आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए, इट इज़ ईजियर टू पुल ए लॉन मूवर देन टू पुश इट। बोल रहा है कि किसी भी चीज़ को या लॉन मूवर को खींचना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू धकेलना, मतलब पुश करना। ऐसा इसलिए है कि कोई भी चीज़ को जब आप पुश करते हैं, देखिए इस टाइप से जब पुश करते हैं तो इसका जो फोर्स है एक नीचे की तरफ और एक ऐसा, और इसका रिजल्टेंट कुछ डाउनवर्ड की तरफ बनता है। और देखिए ये चक्का ऐसा है, तो जब फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लगता है तो इस पे, ये चक्के पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा। जितना ज़्यादा आप इसको धकेलने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा इस पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा उतना ज़्यादा आपको ये पुश करने में तकलीफ होगा। और अगर इसको पुल करना है, मान लीजिए यही चीज़ को, तो देखिए जब आप इसको खींचते हैं ऐसे, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और एक इधर, और ये ऐसा कुछ इस टाइप करता है, और ये ऊपर की तरफ लग रहा है। ऊपर के लगने के कारण इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम लगता है। और
फ्रिक्शन फोर्स कम लगने के कारण हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट फोर्स का ही मेन खेल है यहाँ पास में, कि अगर ऊपर लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स डाउन हो जाएगा, और अगर नीचे लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स हाई हो जाएगा। और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो मूव करने में इजी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, तकलीफ तो होगी ही। तो दिस इज द थर्ड आंसर। फिर फोर्थ वाला देखिए, ये वाला आपका सी का हो गया, ठीक है, और रिएक्शन फोर्स ये वाला ए के लिए हो गया और ये वाला बी के लिए हो गया। एक क्रिकेटर मूव हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैच होल्डिंग ए कैच। तो क्रिकेटर लोग जो होते हैं आपका, अभी आईपीएल तो चलने ही वाला है शायद, तो क्रिकेटर लोग जब कैच करते हैं कोई भी बॉल को तो अपने हाथ को जरूर पीछे करते हैं। तो जो बच्चे लोग स्टार्टिंग में क्रिकेट सीखते हैं वो लोग हाथ को पीछे नहीं मूव करते हैं, उनका कैच छूट जाता है। बहुत बार ऐसा देखे होंगे आप लोग मैच में भी, कि क्रिकेटर कोई भी है जो बॉल को कैच कर रहा है और अपने हाथ को पीछे नहीं खींच रहा है, तो होता क्या है कि जब हाथ ऐसे लगाता है तो बॉल ऐसे पड़ती है और बाहर निकल जाती है। तो क्रिकेटर लोग क्या करते हैं, हाथ को पीछे करते हैं। इससे क्या होता है, जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस इम्पल्स जनरेट के कारण फोर्स जो है उसे कम किया जाता है, जिससे चोट भी कम लगती है। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू डेल टी होता है, ठीक है। और आई अपॉन डेल टी अगर किया जाए और ये फोर्स है, तो अगर ये डेल टी समय को अगर मैं बढ़ा दूं तो फोर्स क्या होने वाला है, फोर्स आपका डाउन होने वाला है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको पीछे की तरफ मूव करूंगा तो इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये डेल टी समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर डेल टी समय बढ़ गया तो ये पूरी वैल्यू क्या घट जाएगी, जो कि फोर्स होता है। तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो पर्सन जो है वो उसको इजीली कैच कर देगा और उसको चोट भी कम लगेगी। इसीलिए जितने क्रिकेटर्स होते हैं वो अपने हाथ को पीछे तरफ करते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डी, ठीक है। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन तो आप ही के लिए है। विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू टॉपिक आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके से ये चैप्टर भी यही ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में अगर कोई तकलीफ है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चंस हमारे वीडियोस का बेनिफिट उठा पाएँ। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।